नमस्कार। जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। जो हमारा सिलसिला और कारवां है एपिसोड का, वो बिहार की राजधानी पटना में है। जब हम पटना में छुट्टियों में आए हुए थे तो हमने कोशिश की कि हम अपने बचपन के दिनों के अध्यापकों के बीच में जाकर के उन अध्यापकों से इंटरव्यू लें, उनसे बात करें आपके लिए, आप तमाम विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हम उस उम्र में उस समय को काट कर जी कर आगे बढ़ चले हैं। लेकिन आप अगर उस समय को जी रहे हैं तो क्या वो चीजें हैं जिन चीजों पे काम किया जाए जिससे आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो। इसी पेशकश में हमारे साथ आज अनुपम प्रियदर्शी सर हैं। साइंस के बहुत अच्छे टीचर हैं, फिजिक्स में सर की पकड़ है और फिजिक्स से रिलेटेड आज हम अपने इस एपिसोड में बात करेंगे फिजिक्स के ऊपर। और साथ ही इस एपिसोड में देखेंगे कि तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लास 12 और 11th में फिजिक्स की तैयारी कैसे की जाए आईआईटी के लिए। इन तमाम चीजों पे बात करेंगे सर के साथ। लेकिन सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सर। सभी को धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों व्यूअर्स को मनीष जी की तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे कि इन्होंने इतना अच्छा आज जो हमारा इंटरव्यू लेने की कोशिश की है, मैं इसमें कितना सफल होता हूँ ये तो समय बताएगा। और आप जो भी दर्शक इसको ऑब्जर्व करेंगे, वॉच करेंगे, हमारे मैसेज से कितना फायदा पहुँचेगा ये तो विद्यार्थी जब इसको सुनेंगे तब उन्हें लगेगा। लेकिन मैं दो शब्द मनीष जी के बारे में कहना चाहूँगा। ये अपने स्कूल के दिनों में, विद्यालय के दिनों में मैं जब पढ़ाता था तभी से इनकी काफ़ी अभिरुचियाँ थी इन एकेडमिक के अलावा नॉन एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, जिसमें ये स्टेज असेंबली करते थे और उसको बहुत बढ़िया से मंच का संचालन करते थे, जिसका आज परिमार्जित रूप आपको देखने को मिल रहा है एक पत्रकार के रूप में। और मैं साधुवाद देता हूँ इन्हें और मेरी ब्लेसिंग है कि एक सक्सेसफुल पत्रकार आने वाले दिनों में बने और देश, समाज और अपने परिवार, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिजिक्स का एक छोटा सा शिक्षक हूं जो मैं पढ़ाता हूं और उन्हें गढ़ता हूं ताकि बच्चे उसको आत्मसात कर सकें। इसी कड़ी में आज मनीष जी आज हमसे रूबरू हो रहे हैं। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद मनीष जी। बिल्कुल। एक्चुअली सर, ये जो बातें हैं ये शायद 15 साल पुरानी हैं। क्लास 5 और 6 में 2005-6 का समय हुआ करता था जब हम लोग अपने प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करते थे। और उस वक्त से ही बच्चों के अंदर एक होती है एक्टिविटी की कुछ बेहतर करें पढ़ाई के साथ साथ। कुछ विद्यार्थी होते हैं सर जिनको स्पोर्ट्स में रुचि होती है, वो स्पोर्ट्स की तरफ मुड़ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बोलने में रुचि होती है, सवाल पूछने में रुचि होती है। तो खैर सर, ये आपका तो बड़प्पन है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे साथ ही साथ कि आज का जो एपिसोड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो लोग रेलवे, एसएससी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईआईटी, नीट, तमाम ऐसे एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं। इस एपिसोड में हम सर से बात करेंगे कि उनकी जो बुनियाद है वो बुनियाद की नींव कैसी रखी जाए, मजबूत कैसे हो। और हमने अपने पिछले एपिसोड में भी मैथ्स की अध्यापिका से बात किया था और उन्होंने भी काफ़ी कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी हमें दिया था पिछले इंटरव्यू के दरमियान। तो इसी पेशकश में अब चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और सबसे पहले सर आपसे सवाल है कि आप फिजिक्स के टीचर हैं सर, फिजिक्स निजी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है? फिजिक्स का अर्थ ही है भौतिक विज्ञान। भौतिक का मतलब होता है जो हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ भरा पड़ा हुआ है, उसकी विशेष ज्ञान हम कैसे अर्जित करें, इसी को भौतिक विज्ञान कहते हैं। यह विज्ञान की एक सर्वोच्च इकाई है, सर्वोच्च सब्जेक्ट है, जिसमें हम अपने नेचुरल जो फेनोमेना हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द एग्जिस्ट करता है उसकी स्टडी करते हैं। और ये बिल्कुल नया नहीं है किसी के लिए। हर आदमी भले ही वो किताबी ज्ञान रखे न रखे, टेक्निकल ज्ञान रखे न रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द किसी न किसी रूप में साइंस के, फिजिक्स के लॉज हैं और इसी नेचुरल लॉ का नाम है फिजिक्स से जुड़े हुए तथ्य। बिल्कुल। तो मतलब सर, जैसे फिजिक्स है उसका निजी जिंदगी में काफी योगदान है। हम अपनी डेली दिनचर्या में फिजिक्स के थ्योरी को, फिजिक्स में पढ़े हुए न्यूमेरिकल्स को या फिजिक्स के द्वारा ऑब्जर्व किए हुए चीजों को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। अभी आप जो बोल रहे हैं, दिस इज ओनली ड्यू टू फिजिक्स। ये फिजिक्स का ही कमाल है
कि आप बोल रहे हैं और ये लाइव होगा और ये चैनल्स पर जाएगा और ये जहां भी लोग दूर संवेद कम्युनिकेशन के द्वारा, टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा इसको देख सकेंगे। आप जिस पोस्चर में बैठे हुए हैं, ये पोस्चर, ये भी फिजिक्स है, ये पोस्चर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, यू आर व्यूइंग दीज थिंग्स एंड observing these things due to eye, and not only eye but also due to light. जब तक प्रकाश नहीं होगा, whether it is natural or artificial, it doesn't matter, लेकिन प्रकाश के द्वारा आप किसी चीज को देख रहे हैं और उसको फील कर रहे हैं। तो फिजिक्स हर क्षेत्र में है, हर जगह पर है, कण कण में फिजिक्स है। जैसे कहते हैं भगवान, गॉड इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पार्टिकल, जस्ट लाइक दैट फिजिक्स इज प्रेजेंट इन every walk of life and that's why it is called omniscient, omnipresent. बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो फिजिक्स, जैसे लोग कहते हैं कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स की तरह माना जाता है। ये और बात है कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 10th तक होते हैं सर। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि फिजिक्स कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फिजिक्स कितना आसान है विद्यार्थियों के लिए, और वो जो विद्यार्थी हैं जिनको फिजिक्स से बहुत डर लगता है, ये तो फिर इसके बारे में आपका क्या राय है? क्योंकि सर आपको जहाँ तक मुझे लगता है 20-21 साल का तजुर्बा हो चुका होगा शिक्षण संस्थान में, तो आपका इस पे क्या कहना है सर? ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। ये प्रश्न ही बताता है कि बच्चे को किस तरह से फिजिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे गुमराह रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट है या आसान है। तो आपने जो पूछा कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इट टोटली डिपेंड्स कि आप उसको शुरू से किस तरह से पढ़ाई करते हैं। आपकी बेसिक जो लर्निंग हुई है, जहां से आप स्टार्ट करना शुरू करते हैं फिजिक्स के रूप में 7th क्लास, 8th क्लास, वहां से इसकी नींव शुरू होती है। वहां से यदि आप थोड़ा थोड़ा आप पढ़ें, समझें उसको, पढ़ने का मतलब समझना और अपने इर्द गिर्द उसको फील करना, यदि आप इस तरह से आप पढ़ते जाएं तो फिजिक्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट, जिसमें आपको कुछ याद नहीं रखना। अब मैं इसको छोड़ दूं, सपोज मैं इस पेन को छोड़ दूं तो ये नेचुरली नीचे गिरेगा। यहाँ कौन सा लॉ है? तो ग्रेविटेशन लॉ है, ये बताना है। अब कोई एक छोटा सा बच्चा भी जानता है फिजिक्स के लॉ को, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है हम उसे गुमराह कर देते हैं या हम उसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। जैसे छोटा बच्चा इस पेन को यहाँ रखा, खिलौने से खेल रहा है, कुछ देर के बाद उसका बड़ा भाई खेलने के लिए लेके चला गया, तो वो खोजता है पेन को। क्यों खोजता है? वो जानता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कि पेन यहाँ पर है तो यहीं पर रहेगा, ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। वो पहले से जानते हैं। कि छोटा सा बच्चा 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का बच्चा न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जानता है, लेकिन हम जब वो बड़ा होता है, यदि हम उसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, उसको उस तरह से गाइडेंस नहीं मिलता है, उसको इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं हम, तो उसके कारण वो फर्स्ट लॉ मिस कर जाता है। थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, उसको बॉल खेलते हैं उसके साथ, तो बॉल खेलने में हम थोड़ी दूर पर देते हैं तो थोड़ी दूर पर वो देता है, जरा हम पीछे चले जाते हैं तो वो दूर करके देता है। क्यों? वो समझता है कि ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो इसमें ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। मतलब एक्सेलरेशन वर्ड को नहीं जान रहा है, लेकिन उसको पता है कि फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा दूर जाएगा। मतलब सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ को भी जानता है। ठीक उसी तरह आप उसको जरा पहली बार हिट करा दे बच्चे के हेड को वॉल में, तो वो पहली बार तो हिट करने दे देगा, लेकिन दूसरी बार यदि हिट कराने देंगे तो नहीं हिट कराएगा, वो अपना रेसिस्ट करेगा उसको। क्यों? क्योंकि वो जानता है न्यूटन थर्ड लॉ भी, कि यदि हम एक्शन करेंगे तो रिएक्शन हुआ, ओ अगली बार फिर ही हमसे एक्शन करवा रहा है, रिएक्शन होगा, हमें चोट लगेगी। दिस मीन्स ऑल 3 लॉज ऑफ न्यूटन वाज नोन बाय अ बेबी ऑफ 1 ईयर। सो physics is everywhere and physics can be learned by even from very beginning of his student life of whether it is life. Okay. That's why and scoring आपने पूछा, तो इस तरह से यदि आप, मैं पूरे सवाल का नहीं, इस तरह से यदि आप लर्न करते हैं, समझ आप why and how करके पढ़ते हैं, why and how करके, यस, तो आप उसको आप स्कोरिंग सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे और मार्क्स आपको आएगा। इट बिकम्स इजियर, इजीएस्ट। बट जब आप उसके हिडन फैक्ट को नहीं समझेंगे, तथ्य को नहीं समझेंगे, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। यू हैव नो
no any need to remember certain things because everything is around you. बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से आप साइंस का मतलब ये होता है सर, सेंस। या साइंस का मतलब सेंस लगाना, आप अपना सेंस लगा रहे हैं। और साइंस की हिंदी होती है विज्ञान। तो ज्ञान एक चीज है और विज्ञान अलग चीज है। विशेष ज्ञान को बोलते हैं विज्ञान। बिल्कुल। तो आपने विशेष क्या लगाया? यदि विशेष लगाया तो ज्ञान आप में डेवलप कर गया, दैट इज कॉल्ड नेचुरल साइंस। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक स्टूडेंट है जो फिजिक्स का, अगर वो कोडिंग सब्जेक्ट फिजिक्स को बनाना चाहता है तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए या फिजिक्स को समझते हुए या फिजिक्स को पढ़ते हुए उन्हें किसी भी चीज का एविडेंस चाहिए। जैसे अगर हम लोग पढ़ते हैं सर कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना सर, तो वो पूछते हैं कि इसके पीछे का एविडेंस क्या है, आप एविडेंस दीजिए। लेकिन सर हिस्ट्री जो है, ज्योग्राफी है या फिर और अदर पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट, उसमें बहुत सी बातों के पीछे एविडेंस नहीं है सर। लेकिन साइंस के तमाम सब्जेक्ट्स के पीछे एविडेंस है, व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का तात्पर्य सर यही है कि फिजिक्स में हर चीज के पीछे उसका तर्क है ना, तो तर्क के हिसाब से चले तो फार बेटर हो। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे मन में आया, जैसे ये बातें 10-15 साल पुरानी है, जब हम लोग बच्चे थे उस वक्त हमें याद है सर, पटना में अगर बात की जाए तो उस वक्त सैकड़ों की संख्या में स्कूल होंगे, अच्छे स्कूल, जिसमें ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, और अगर देखा जाए तो अब के समय में भी इनका संख्या बढ़ा होगा। तो फिजिक्स के ऐसे अगर बात की जाए या साइंस के या मैथ्स की बात की जाए तो हजारों की संख्या में टीचर्स होंगे। कुछ ऐसे टीचर रहे हैं सर, उनमें से एक आप भी हैं, जिनको बच्चे अपना फेवरेट टीचर बताते हैं। तो उन टीचरों में ऐसा क्या खास बात होता है, उनके अंदर ऐसी क्या काबिलियत होती है, उनके अंदर पढ़ाने की ऐसी क्या कला होती है जिसको बच्चे अपना फेवरेट टीचर मानते हैं। और बच्चों ने यहाँ तक कह दिया कि जब हम सर का क्लास अटेंड करते हैं 1 घंटा तक का, तो 1 घंटा समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े नंबर पे कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो अलग हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं, और उनमें से एक आप भी आते हैं। तो ऐसा क्या खास बात रहता है? मैं उनमें से हूँ। आपने इसे रिकॉग्नाइज किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी जो मेहनत है वो यही मेरा रिवार्ड है। बच्चे यदि हमारी बातों को समझते हैं और हमें आत्मसात करते हैं, हमारी बताई हुई चीजों को आत्मसात करते हैं, इनर कोर ऑफ हार्ट से उसको, तो सर ऐसा क्या खास बात है कि आप पढ़ाते हैं बच्चों को? और मैं उस पर आता हूँ। देखिए, जो भी टीचर किसी बच्चे के फेवरेट बनते हैं, सिंपल सी बात है, कई क्लास में कई बच्चे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनके फ्रेंड कोई खास ही बन पाता है। क्यों खास बनता है? कुछ बच्चे उसके फ्रेंड बन जाते हैं और कुछ बच्चे जनरल की तरह रहते हैं, या कहीं भी जनरल लाइफ में। उसका कारण क्या है? वो उसके करीब जाते हैं, उसकी फीलिंग को समझते हैं। मैं या हमारे जैसे जो भी टीचर हैं वो बच्चे की फीलिंग को समझते हैं कि क्या वो समझते हो और क्या नहीं समझते हो। बच्चे के स्तर पर चले जाते हैं वो शिक्षक कि बच्चे हमारे ये पूछ नहीं रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, या फिर उनमें किसी तरह की नर्वसनेस की भावना है। टीचर उन चीजों को रिवील करके उनके हेजिटेशन को खत्म करते हैं। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर फॉर द टाइम बीइंग लर्निंग, फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग, वो डेवलप करते हैं, और बच्चे हेजिटेशन खत्म होता है, नर्वसनेस खत्म होता है, और बच्चे बिल्कुल रूबरू होते हैं टीचर से और अपने प्रॉब्लम्स को बताते हैं, और टीचर वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक वो सोचना शुरू करते, जहां से वो सोचना शुरू करते हैं, जहां उनको प्रॉब्लम होता है, उनकी मन की बात को वो अपने शब्दों में जब बयां करते हैं, व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और उनके हार्ट को टच करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को टच करते हैं, उनके माइंड को जब टच कर देते हैं, देन those teacher become the favorite teacher of those students. तो ये भी एक तरह से साइकोलॉजिकली बिहेवियर है कि आप बच्चों को समझे, विद्यार्थियों को, कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं जो नहीं पूछ पा रहे हैं डर के कारण, बिल्कुल, है ना, और उनको फिर बताया जाए। टीचिंग इज a kind of psychology. Until or unless we will not understand the psychology of a student, because different students have different level of understanding. If you are dealing the different student with different level of understanding, then you are in a position to develop the skill in those students to learn effectively. That's why it is quite essential to deal the different student in different way. तेज स्टूडेंट को आप उसी की भाषा में उसी के तरीके से बताएं, लेकिन some students are below average, but we are not treating them as below average, but we can understand then according to them
we have to deal, and according to that we have to develop our learning skill so that they can understand in a better way. बिल्कुल सर। इससे एक खास बात और है, जैसे जो विद्यार्थी हैं, जैसे IIT, ट्रिपल ई वगैरह के और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब भी देख लीजिए सर, रेलवे बैंक वगैरह हो गया जिसमें उनका MCQ वगैरह आता है, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स के पार्ट होते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को सर किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, कितना उनको समय, कितना रियाज करना चाहिए, जिससे वो इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इजिली क्वालिफाई या क्रैक कर पाए? किसी भी चीज को क्वालिफाई करने के लिए या किसी भी एग्जाम्स, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो या बड़े एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर भी जिंदगी एक एग्जाम है। बिल्कुल सर। जिंदगी खुद ब खुद एक परीक्षा है, और हर समय, हर लम्हा, हर पल एक परीक्षा के दौर से गुजरता है। लेकिन आप इस परीक्षा के दौर को किस तरह से आप प्लान करते हैं, योजना कैसे बनाते हैं, सोचते हैं क्या, और कैसे एक्टिवेट करते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और ये प्लानिंग तभी आती है जब आपको कहीं से किसी तरह की गाइडेंस मिली हो, गाइडेंस ईदर बाय योरसेल्फ और बाय अदर्स। कुछ लोगों को सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, सेल्फ इंस्पिरेशन मिलता है, और कुछ लोग दूसरे को देखकर इंस्पायर होते हैं। अगल बगल देखा, स्कूल में देखा, पेपर में सुना, न्यूज में सुना, उनसे उनको इंस्पिरेशन मिला, वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उनको काम करता है, और वो सोचना शुरू करते हैं कि हमें ये करना है। डिफरेंट स्टूडेंट की गोल जो होती है डिफरेंट होती है, और वहां से वो सोचना शुरू कर देते हैं। वेदर इट इज इन 7th क्लास और 8th क्लास, आप जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को आप देखें, वो बहुत शुरुआती दौर से अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी स्टडी करना शुरू कर देते हैं, उसी के डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देते हैं। हमें मैथ्स लेना है, बायो लेना है, एस्ट्रोफिजिक्स लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, बिजनेस साइड जाना है, वो डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। जब जिस समय से आज के डेट में इतना अवेयरनेस है, बच्चे इतना अवेयर्ड हो गए हैं, बहुत तरह के मीडिया हैं, whether it is print media or it is electronic media, सभी से हर जगह से YouTube चैनल है, गूगल है, बहुत तरह के सोशल साइट्स हैं, जिससे आज बच्चे बहुत वेल अवेयर्ड हो गए हैं। तो वो जागरूक इतने हो गए हैं कि वो वहां से सोचना शुरू कर देते हैं, हमें ये करना है। जागरूक अगर हो रहे हैं सर, तो लेकिन वो एग्जाम क्वालिफाई कैसे करें? ये बिल्कुल मैं उस पर आ रहा हूँ। उसके लिए वो सोचना शुरू यदि उसी समय से करें जिस समय से उन्हें समझ में आ गई कि हमें ये करना चाहिए, अच्छा, हमारा इंटरेस्ट ये है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी प्लानिंग कर ले। IIT की तैयारी करनी यदि है तो मैथ्स पर पकड़ बनानी होगी, फिजिक्स पर पकड़ बनानी होगी, केमिस्ट्री पर पकड़ बनानी होगी। इस पर वो शुरू से थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करें, और उसके सिलेबस को जाने, उसका एग्जाम्स कैसे होता है। तो थोड़ा थोड़ा यदि शुरू से वो चलते रहे, 7, 8, 9, 10, एक ही बार जब 11, 12 में आते हैं, तो IIT या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना एक समंदर के समान है, सी है, ओशन है। लेकिन आप तालाब के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और ओशन पर पहुंचना है, आसमान में पहुंचना है, और आप यहां पर ऊपर भी नहीं छलांग लगा रहे हैं, तो आप वहां कैसे पहुंचेंगे? सिर्फ सोच से उस कंपटीशन को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। बच्चे यहीं पर मार खा जाते हैं, या तो उनको किन्हीं के द्वारा गाइडेंस नहीं मिला, या कहीं से इंस्पायर नहीं हुए। लेकिन जो क्वालिफाई करते हैं, या तो वो सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ इंस्पायर्ड होते हैं, अदरवाइज वो किसी और से इंस्पायर्ड होते हैं या मोटिवेटेड होते हैं, और उनका कोई गाइड बन जाता है, मेंटोर बन जाता है, एंड इन दिस वे वो धीरे धीरे कर करके वो अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए, कितना टाइम चाहिए, उनको खुद समझ में आना शुरू हो जाता है। किसी के बताने से कोई नहीं कुछ कर सकता है। यदि आप जितने भी लोगों को आप देखें, कोई साइंटिस्ट बना, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना, या कोई बहुत बड़ा स्पेस में गया, वो ये करना है, वो करना है, तो जो भी साइंटिस्ट बना, तो किसी को किसी ने कहा तब ऐसा हुआ, इट्स नॉट पॉसिबल। जो भी आज आप पत्रकार हैं, तो क्या आपके फादर ने कहा था कि पत्रकार आपको बनना है? आपको सेल्फ इंस्टिंक्ट जागा कि हमें ऐसा करना है, ये कोर्स लेना है। आप स्कूल के दिनों में बहुत अच्छा बोल लेते थे, बहुत अच्छा कर लेते थे, तो आपको लगा कि हमें इसी क्षेत्र में जाना है, तो आप इसमें आप बढ़ते गए और एक अच्छा पत्रकार। इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है सर।
अब करें तो करें क्या? तो बोलने के अलावा कुछ और नहीं आता है। ये चीज जो है, ये बच्चों में यही संदेश मैं देना चाहूंगा कि उनकी जिसमें अभिरुचि है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बढ़ते चलें और सोर्सेज गैदर करें, इंफॉर्मेशन गैदर करें, और क्या क्या चीजें जरूरत है, कितना बड़ा समुद्र लांघना है हमें, तो उसको जब तक आपको पता नहीं होगा आपको टारगेट का, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को प्रिपेयर न कर पाएंगे। इसलिए उसके लिए आप अपने आप को तैयार करें, और जब समय आए तो आप उस पर लोहा गर्म है, हिट कर दो, वो सक्सेस हो जाएगा। लेकिन तैयारी मतलब शुरू से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कल एग्जाम है और 2 महीने ऐसा नहीं हो सकता। ये तो वही चीज हुई कि आपने ले लिया, आपकी डाइजेशन पावर है नहीं और आपने वॉमिट कर दिया, तो वॉमिटिंग हो जाएगा, तो वो फिर तो आपको ब्लड बनेगा नहीं, तो ब्लड नहीं बनेगा, जस्ट लाइक सक्सेस आपको मिलेगी नहीं। इसलिए इसके लिए बहुत जरूरी है लंबा संघर्ष होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए हमें क्या करना है, और डिसाइड करने के बाद आप प्लानिंग करें, मेहनत करें, डेडिकेट करें। यदि आपको नहीं करना है, कोई दूसरा क्षेत्र आप चुनें। आपको यदि खेल में मन लगता है, कोई कहने जाता है, शाम में आप निकल जाते हैं खेलने के लिए, जिसको खेल में मन लगता है, जिसको टीवी देखने में मन लगता है, कोई कहता है क्या टीवी जाके कार्टून बच्चे देखना शुरू कर देते हैं, क्यों? और लगे रहते हैं उसमें, क्योंकि उनमें मन लगता है। तो जिस बच्चे को मन लग गया, जिसमें आप जो बहुत अच्छा किए उनसे पूछिए, जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन गए, जो बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए, उनसे पूछिए, उनको मन लग गया कि हमको यही करना है, तो वो अपने आप सफलता उनके पीछे आ जाएगी। वो सफलता किसी की मोहताज नहीं है, सफलता आपके मेहनत की मोहताज है और आपके लव अफेक्शन की मोहताज है। आप कितना लव उससे करते हैं, और लव यदि करेंगे, अफेक्शन करेंगे, पैशन आप में आएगा, डेडिकेशन आएगा और मोटिवेशन आएगा, एंड सक्सेस विल बी एट योर स्टेप। अच्छा, एक सबसे खास बात है जो मेरे मन में ख्याल आया, जैसे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना गया है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आईक्यू लेवल उन्हीं का रहा है, वो एक फिजिशियन रहे हैं सर। तो फिजिक्स में ऐसा क्या खास बात है कि वो तो उनका आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा, ठीक है ना, फिजिक्स के स्टूडेंट रहे, फिजिक्स के प्रोफेसर रहे, और अन्य सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो उस क्षेत्र से, उस फील्ड से लोग आकर के, या उनका आईक्यू लेवल इनके आईक्यू लेवल के बराबरी होना या इनसे ज्यादा होना, ऐसा क्यों नहीं सर मुमकिन हो पाया? और ये काफी 100-150 साल पुरानी चीजें हैं जो अभी तक कायम है, जो चल रही हैं। बिल्कुल, ये बात अच्छा, जैसे आप स्पेस वगैरह देखते हैं सर, रिसर्च होता है उनमें भी, तो आप एरोनॉटिक्स के भी पढ़ाई को देख लीजिए, उनके भी एरोनॉटिक्स इंजीनियर वगैरह का आईक्यू लेवल इतना स्ट्रांग नहीं माना गया जितना अल्बर्ट आइंस्टाइन का, वो एक फिजिशियन है। बिल्कुल, ये कहा जाता है कि उन्होंने जो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था, या इवन सर स्टीफन हॉकिंस, उनका भी आप देखिए फिजिक्स की वो स्टूडेंट रहे, फिजिसिस्ट, ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ दिस एरा, स्टीफन हॉकिंस। अभी तो 2-3 साल पहले उनकी डेथ हो गई है, लेकिन उन्होंने, उनका सारा बॉडी काम नहीं करता था, एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थे जो बहुत रेयरेस्ट पीपल में होता है, फिर भी उन्होंने जो फिजिक्स को दिया, जो डेडिकेट किया, बहुत सारी थ्योरीज को चैलेंज उन्होंने किया। तो आइंस्टीन की बात आप कर रहे थे, तो आइंस्टीन का ब्रेन के बारे में लोगों ने मैपिंग किया, स्टडी किया, तो ऐसा बताया लोगों ने, रिसर्चर लोगों ने, मेडिकल जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने बताया कि आइंस्टीन ने जितना ब्रेन का इस्तेमाल किया उतना बहुत कम लोगों ने किया। ये रिसर्च के बेसिस पर कहा गया। और आइंस्टीन 1905 में आइंस्टीन साहब ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, जिस पर वर्ल्ड ईयर ऑफ फिजिक्स सेलिब्रेट किया जाता है 1905 को, और 2005 में इस पर सेंचुरी ईयर होने के कारण इसको पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड ईयर ऑफ फिजिक्स सेलिब्रेट किया गया ऑन द कंप्लीशन ऑफ 100 years ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इतनी बड़ी थ्योरी थी, तो बिल्कुल आपने सही बताया, लेकिन मैं इससे मैं एग्री नहीं करता हूं कि बायोलॉजिस्ट, जो बायोलॉजी के एक्सपर्ट होंगे, कंपैरिजन मैं नहीं कर सकता हूं, और कंपैरिजन साइंटिस्ट के बीच में और विद्वान लोगों के बीच में नहीं होती है। आप ऐसा सोच सकते हैं, आप पत्रकार हैं, आपकी आजादी है सोचने की, आपको बोलने की, लेकिन एज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन I cannot compare the renowned person with other renowned person.
और सबों की अपनी अपनी अहमियत है, अपनी अपनी जगह पर अहमियत है, और सबों की अपनी इंपॉर्टेंस है। जो बायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, अच्छा सर, तभी तो ठीक है। नोबेल प्राइज दिया जाता है, और उनको भी अच्छा नोबेल सर, प्राइज मिला था। ठीक है, तो बिल्कुल। फिजिक्स में खासियत तो आइंस्टीन साहब की थी, जो उन्होंने दिया E=mc², एक ऐसा इक्वेशन दिया जो पूरे यूनिवर्स में आज के डेट में वैलिड माना जा रहा है, अभी तक वैलिड माना जा रहा है। 115-16 साल के बाद भी वो उतना ही नया है जितना 1905 में उन्होंने दिया था, 1905 में दिया था। और पहली बार उन्होंने इसको प्रूव किया कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और दिस वाज अ मिराकुलस चेंज in the history of physics. Therefore, lots of changes have been created on the basis of that theory of relativity. तो आइंस्टीन साहब का तो बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहां तक जो आपने बात की बायोलॉजी और केमिस्ट्री के आईक्यू लेवल की, तो सभी का अपना अपना आईक्यू लेवल होता है, और सर्टेन जो टॉपिक्स होते हैं, सर्टेन जो इश्यूज होते हैं, उस पर चूंकि बहुत पॉपुलैरिटी मिल जाती है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन इतना ज्यादा है हमारे सराउंडिंग में, इसलिए आप लोग जो हैं उसको बोलते हैं कि उनका आईक्यू लेवल ज्यादा था। लेकिन जो इसमें किसी भी चीज को कमतर नहीं आंका जा सकता है। एक छोटी से छोटी चीज का भी अपना वैल्यू है, और बड़ी से बड़ी चीज की अपनी वैल्यू है। सो आई कैन नॉट कंपेयर। लेकिन सर, आप इस बात से कहां तक इत्तेफाक रखते हैं कि जो मैथ और साइंस के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनका आईक्यू लेवल आर्ट्स के स्टूडेंट्स की तुलना में शार्प होता है? ये तो सर यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ऐसा क्यों होता है? ये देखिए, दिस इज ये सर्वे है सर, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अभी ये सर्वे है सर। I may agree with it, but not completely agree with it, because थोड़ा सा तो डाइवर्ट करते हैं, थोड़ा सा तो डोमिनेट करता है साइंस पर आ रहे हैं। हम दोनों इश्यूज को बता रहे हैं। किसी भी चीज में कोई यूनिडायरेक्शनल थ्योरी नहीं होती है। फिजिक्स डोंट बिलीव इन यूनिडायरेक्शन, साइंस डजंट बिलीव इन यूनिडायरेक्शन। एक डायरेक्शन में नहीं चलती, उसकी मल्टी डायरेक्शन होती है, मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच होती है। एक चीज सही होती, दूसरी गलत हो जाती, कोई इसको काट देता है। तो जब कटती है वो थ्योरी, जब उसको कोई लैकुनास निकाला जाता है, तो भी जो जिनका वो थ्योरी था वो भी गौरवान्वित फील करते हैं कि हमारे थ्योरी पर ये मॉडिफिकेशन किया गया। तो यही चीज यहाँ भी है कि साइंस के जो भी हैं, तो साइंस या मैथ्स को जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें क्या होता है कि लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा डेवलप करती है। आईक्यू इसी से रिलेटेड है, आईक्यू लेवल, और आईक्यू जिसको इंटेलिजेंस कोसेंट बोलते हैं। तो चूंकि बड़े बड़े मैथ्स को वो सोच लेते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं मैथ्स में, फिजिक्स में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स में थिंकिंग एबिलिटी होती है। दैट्स व्हाई उनकी आईक्यू लेवल इन कंपैरिजन टू आर्ट्स वो ज्यादा होती है। यूपीएससी के एग्जाम में भी पिछले 5-7 सालों से देखा गया है कि साइंस के स्टूडेंट उसको डोमिनेट कर रहे हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स की तुलना में। बिल्कुल होता है ऐसा। जनरली बहुत सारे आईआईटीएंस हैं, मोस्ट ऑफ द आईआईटीएंस बिकम द हाईएस्ट टॉपर। दिस इज ओनली ड्यू टू द लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग के कारण। लेकिन ये एक फॉर्मूला है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये डिपेंड्स ऑन मैन टू मैन। कोई व्यक्ति जो है, कोई स्टूडेंट आर्ट्स लेता है, स्टिल ही हैज ए वेरी गुड नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, एंड ही बिकेम एन आईएएस ऑफिसर, और वो फिर बहुत सारी चीजों को ग्रैब करता है, अपने आप में डेवलप करता है, और थिंकिंग एबिलिटी उनकी भी बहुत अच्छी होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। I may agree with your statement, but I am not completely agreeing with it, because it depends on person to person. You can say like this, क्योंकि ये जनरल ओपिनियन है मास का, पब्लिक का, कि that's why most of the students are taking maths and biology as a subject after +2 or after 10th. इसी कारण मैथ्स और साइंस की तरफ ज्यादा भागते हैं। ये तो सर्वे सभी जगह है। आर्ट्स और कॉमर्स की तरफ कम भागते हैं, लेकिन अब कॉमर्स की तरफ बहुत ज्यादा रुझान आया है। उसमें कॉमर्शियल फील्ड है, बिजनेस फील्ड है, उसके भी स्कोप बहुत ज्यादा है। एमबीए बनते हैं वो, और वो लीड करते हैं, दे बिकम ए लीडर। तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। एज ए फिजिक्स टीचर हम ये कहें कि मेरी सब्जेक्ट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये थोड़ी सी नाइंसाफी होगी, इसलिए बड़बोलापन मैं नहीं कर सकता हूँ। किसी भी सभी सब्जेक्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस है। खैर, ये तो था सर हम लोगों का इंटरव्यू। अब चलते चलते एक अंतिम सवाल है, कार्यक्रम अंतिम पड़ाव की ओर जब चल चला है, तो जितने आपने अपनी जिंदगी के अमूमन अच्छे खासे समय को विद्यार्थियों को दे दिया, शिक्षा के क्षेत्र में दे दिया सर। अब अपने तजुर्बा और अनुभव से
विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आने वाले समय में अपनी जिंदगी में कैसे कामयाब हो? क्योंकि उनका जो बचपन होता है सर वो बहुत कोमल होता है, और उनका जो बचपन एक तरीके से होता है वो क्रिएटिव क्यूरियसी होता है, उसमें किसी भी नई चीजों को एक्सेप्ट इजिली कर लेते हैं। ये भी कहा जाता है कि बचपन सभी का एक समान होता है। जब बचपन में कोई भी खेल कूद रहा है, लड़ झगड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है XYZ, सभी का एक समान है। लेकिन जैसे जैसे बचपन से हम बड़े होने लगते हैं, हम तमाम लोगों की वैल्यू बढ़ने लगती है। कुछ लोग जब बड़े होते हैं तो IAS साइंटिस्ट बन जाते हैं, कुछ लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, कुछ लोग टेररिस्ट बन जाते हैं, कुछ लोग चोर बन जाते हैं, है ना सर? तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे विद्यार्थियों को, और विद्यार्थियों को किन मुद्दों पे अपनी जिंदगी में टॉपिक्स पे काम करना चाहिए जिससे वो कामयाब हो पाए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। मैं चाह ही रहा था कि आप इस तरह के प्रश्न पूछें ताकि इससे हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले विद्यार्थियों को फायदा मिल सके। इसलिए आपने पूछा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका, ताकि बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें, जो विद्यार्थी उससे लाभान्वित हो सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो आपने पूछा कि बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, तो मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि उनकी सबसे पहली बात, उनकी जिसमें इंटरेस्ट हो वो अपने इंटरेस्ट को जगाए रखें, उसको मरने न दें, और उस इंटरेस्ट के अनुसार क्या स्कोप है इन फ्यूचर और क्या कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, इन वर्ल्ड के लिए, ये आप सोचें। और हर एक फील्ड में बहुत सारे एवेन्यूज हैं, बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारे कैरियर हैं आज के डेट में। पहले वाली बात नहीं है कि एवेन्यूज लिमिटेड हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। बिल्कुल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले डेवलप करें कि किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट को आप फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस पर भी आप गौर फरमाएं। आपकी जो संरचना है, आपकी जो फैमिली स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कर सकते हैं पूरा या नहीं कर सकते, वहां पर सोचें, इंफॉर्मेशन गैदर करें, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को प्लान आउट करें। अगेन फर्स्टली इंटरेस्ट, देन आफ्टर प्लानिंग। प्लान करने के बाद आप कैसे उसको करेंगे, हार्ड वर्क और द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम ऑल सोर्सेज टू अचीव द सक्सेस व्हाट यू वांट। तो ये 3-4 चीज पर यदि बच्चे ध्यान दें, शुरू से ध्यान दें, और हार्ड वर्किंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेल्फ मोटिवेटेड होना जरूरी है और सेल्फ इंस्पायर्ड भी होना जरूरी है। उनके पापा कहें, उनकी मम्मी कहें, उनकी सोसाइटी कहें, उनके टीचर कहें, तब ऐसा करना है। इट्स डिफिकल्ट टू अचीव व्हाट डू यू वांट। तो ये सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, गोल निर्धारित करना, इंटरेस्ट डेवलप करना, हार्ड वर्क करना, प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, ये जो मैंने 8-9-10 चीजें बतलाई, यदि इसको स्टेप बाय स्टेप वो फुलफिल करते हैं तो nobody can stop him to get his success and my blessing to him कि वो जरूर वो प्राप्त करेंगे अपनी जो भी उनकी सोच है और जो उन्होंने सोचा है। तो ये थे हमारे साथ अनुपम प्रियदर्शी सर, काफी अच्छे टीचर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अभी इनके इंटरव्यू को ध्यान से सुना, जब आपने सुना होगा, देखा होगा, तो कुछ ऐसे की पॉइंट्स पे सर ने बात किया जो हमें शायद पता हो लेकिन हम उसको भूल चुके थे। चलते चलते आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये सिलसिला और कारवां हमारा जारी रहेगा। कोशिश यही रहेगी कि विद्यार्थियों के लिए जहां तक हो सके हर संभव प्रयास किया जाए, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी तमाम अपडेट्स को आपके बीच में लेकर के आया जाए, उन तमाम पहलुओं पे काम किया जाए, उन तमाम पहलुओं को आपके बीच में लेकर आया जाए जिससे आप अभी गुजर रहे हैं, जिसपे आपको काम करने की जरूरत है, जिससे आप अपनी जिंदगी में बुलंदियों को और बढ़ चले। बताते चले आपको कि अपना जो जॉब सेटलमेंट पे विशेष पेशकश है यूं ही जारी रहेगा। रोजगार यात्रा को आप जरूर देखें दोपहर 1 बजे, वहां पे आपको नए नए शिक्षा और रोजगार से रिलेटेड जो भी जॉब्स वैकेंसीज हैं वो वहां पे अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सर आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, थैंक यू सो मच। और चलते चलते कोशिश यही होगी सर कि 2 लाइन कुछ जरूर कहें विद्यार्थियों के लिए जिससे उनके अंदर एक इंस्पिरेशन, जज्बा हो, लगे कि नहीं कुछ कर सकते हैं लाइफ में। एक एनर्जी होना चाहिए सर, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जेटिक होना चाहिए, तो कुछ 2 लाइन जरूर बताएं। बिल्कुल, मैं कुछ शब्दों में इसे बयान करना चाहूंगा। बच्चे जीवंत रहें, सबसे पहली बात। अपने आप को कभी ये ना समझें कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा।
सबसे पहले अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया ने बहुत कुछ किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप पर विश्वास, आत्मविश्वास सबसे पहला, और दूसरा मेहनत, परिश्रम। बस 2 शब्द में मैं कहना चाहूंगा, आत्मविश्वास, आत्मबल और मेहनत, यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इसके बिना आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए किसी भी सूरत में इसे आप न भूलें और सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद है आप सभी। बिल्कुल। तो सर ने काफी कुछ कह दिया, अब हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले किसी मुख्य अतिथि के साथ, यकीनन इसी सोच के साथ कि किसी और मोड़ पे कहानी हमारा इंतजार कर रही होगी। धन्यवाद।